नमस्कार। शब्दों की इस दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं हिंदी लेखक परिवार। मैं आपकी सूत्रधार डॉक्टर सविता वर्मा गजर। कहते हैं कि एक लेखक वो जीवन भी जी लेता है जो उसने कभी जिया ही नहीं। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिनकी कलम ने कागज पर सिर्फ स्याही नहीं बल्कि जज्बात उकेरे हैं। तो स्वागत कीजिए हमारी आज की खास मेहमान श्रीमती अर्चना त्यागी जी का। अर्चना जी, स्वागत है आपका हिंदी लेखक परिवार में। और हम सब अभी तक आपको सुनते और पढ़ते आए हैं, लेकिन आज आपसे बात करने का मौका मिला है। तो मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से लम्हे से होती है, और हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि आप सिर्फ एक पाठक ही नहीं बल्कि एक लेखक भी हैं। और आप हमें ये भी बताएं कि कौन सी वो रचना थी जो सबसे पहले आपने लिखी। नमस्कार सविता जी। हिंदी लेखक परिवार के सभी दर्शकों और श्रोताओं को सादर प्रणाम करती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा। कभी न कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें सृजन करना चाहिए। मुझे भी अवश्य ही लगा होगा, परंतु मेरी स्मृति में वो पल नहीं है। मेरा लेखन बाल्यावस्था में प्रारंभ हुआ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे इतना याद आता है कि जब मैं 10वीं कक्षा में थी, हमारे स्कूल के मंच पर एक नाटक का मंचन होना तय हुआ था। जो भी छात्र उसमें रुचि रखते थे, हम सब ने पुस्तकालय में बैठकर बहुत से नाटक पढ़े, परंतु किसी भी नाटक को मंचित करने के लिए तय नहीं कर पाए। उस समय दहेज प्रथा के ऊपर मैंने एक नाटक लिखा था और उस नाटक में मंचन भी किया था। प्रकाशन की अगर बात करें तो कोरोना काल में, कोरोना त्रासदी के समय जो माहौल था, उस पर लिखी हुई एक छोटी कविता जोधपुर शहर में उस समय में रहती थी। जोधपुर के एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। वहां से प्रकाशन की शुरुआत हुई और लेखन स्कूल के दौरान ही प्रारंभ हो गया था। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना काल जहाँ दुख और पीड़ा के लिए रहा, वही कोरोना काल में कलाकारों ने काफी सृजन भी किया है। और मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि बचपन में हम सभी कहानियां सुनते आ रहे हैं, चाहे वो दादी नानी की कहानियां हो या फिर पुस्तकों से। तो जानना चाहेंगे कि आपके लेखन पर आपके बचपन या आपके शहर का कितना असर पड़ा है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं सविता जी। मेरा भी यही मानना है कि कोई भी इंसान अपने बचपन से, अपने शहर से जीवन भर खुद को अलग नहीं कर पाता है। यह अलग बात है कि उसका बचपन, उसका शहर, उसके अनुभव कड़वे रहे या मीठे रहे, परंतु अलग स्वयं को नहीं किया जा सकता है। मैंने भी अपने बचपन को, अपने गांव को अपनी स्मृतियों में जीवित रखा है और मेरी पूरी कोशिश रही है कि रचनाओं के माध्यम से अपने बचपन को, अपने गांव को, ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण चरित्रों को लेखनी में प्रस्तुत करती रहूं। बिल्कुल सही कहा आपने अर्चना जी। बचपन और जन्मभूमि कहीं ना कहीं हमारे मन के किसी कोने में हमसे हमेशा जुड़ी रहती हैं। और अर्चना जी, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी लेखन यात्रा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि अभी तक आपने मुख्य रूप से किन विधाओं में लिखा है, और आपकी प्रकाशित पुस्तकों के बारे में भी हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं वास्तव में इस प्रश्न का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे लेखन का यह दूसरा पड़ाव चल रहा है। दूसरा पड़ाव मैंने इसलिए कहा कि मेरा लेखन बाल्यावस्था में स्कूल के दौरान शुरू हुआ,
स्कूल कॉलेज के दौरान मैंने काफ़ी लिखा। सामयिक विषयों पर लेख लिखे, कविताएं लिखी, छोटी कहानियाँ, बड़ी कहानियाँ, काफ़ी कुछ लिखा। प्रकाशन में नहीं भेजा। और दूसरा पड़ाव साल 2020 से प्रारंभ हुआ। उसके बाद से कुछ और विधाएं जुड़ी, जैसे व्यंग्य विधा, संस्मरण विधा और अब उपन्यास विधा में मैं लिख रही हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी कहानियों के किरदार आपके कहाँ से आते हैं, और आपकी कहानियों के जो पात्र होते हैं वो आपके आसपास के लोग होते हैं या फिर आपकी कल्पना की उपज। आपकी इस बात से भी मैं पूरी तरह सहमत हूँ। किरदार मेरा ऐसा मानना है कि कहीं से भी हो सकते हैं। अपने आसपास के चरित्र भी हो सकते हैं। यात्रा के दौरान मिले हुए लोग भी हमारी रचनाओं के किरदार हो सकते हैं। कार्यक्रमों में जो चरित्र हम देखते हैं वो भी हमारी रचनाओं के किरदार हो सकते हैं। किरदार कोई भी हो सकता है, कोई भी वह व्यक्ति या वस्तु जो हमारे मन को प्रभावित करती है, कुछ सोचने पर मजबूर करती है, रचना का किरदार बन सकती है। मेरी रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो मैंने ईश्वर की उत्पत्ति पर अधिक विश्वास रखा है। उसने बहुत से चरित्रों का निर्माण किया है, विविध चरित्रों का निर्माण किया है। मैंने अपनी रचनाओं में उन्हीं चरित्रों को उकेरने की एक छोटी सी कोशिश की है। काल्पनिक चरित्रों की तरफ अभी ज्यादा नहीं गई हूं। भविष्य में कह नहीं सकती, हो सकता है कि उस ओर रुझान हो जाए तो काल्पनिक चरित्रों को भी मुख्य पात्र लेकर रचनाओं का सृजन किया जाए। परंतु अभी तक जितनी रचनाएं मैंने लिखी हैं उनके मुख्य किरदार और उनके आसपास संवाद करने वाले जो किरदार हैं वो वास्तविक जीवन के ही किरदार हैं। एक प्रश्न और है आपसे कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और आज के इस डिजिटल युग में जहां रील्स और 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो चलता है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि गहरा साहित्य पढ़ने वाले कम हो रहे हैं या फिर बस माध्यम बदल गया है? नमस्कार। काफी हद तक आप सही हैं सविता जी। डिजिटल माध्यम के आ जाने से हमें ऐसा लग रहा है कि पाठकों की संख्या में कमी आई है, जबकि मेरा मानना है कि पाठकों की संख्या में कमी नहीं आई है। पाठक तो अभी भी हैं, डिजिटल माध्यम से पढ़ रहे हैं। इसमें डिजिटल माध्यम को दोष देकर हम बच नहीं सकते। देखिए, हमने अपने माता पिता को, हमारे जो बुजुर्ग थे, उनको किताबों को पढ़ते हुए देखा, समाचार पत्रों को, पत्रिकाओं को पढ़ते हुए देखा, और वो आदतें हमारी दिनचर्या में शामिल हुई। अब मुझे नहीं लगता कि ये चलन बाकी रहा है कि किताबों को पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं या तकिए के नीचे किताब को रखकर हम सोते हैं। हमारे बच्चों ने हमें ऐसा करते हुए नहीं देखा है। दूसरी बात, नई किताब खरीद कर लाना, वो चलन भी अब नहीं रहा है। हमने सीमित कर दिया है अपने बच्चों को कि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको गणित की किताबें अधिक पढ़नी है, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको जीव विज्ञान की किताबें अधिक पढ़नी है। हमने उनके लिए एक सीमा तय कर दी है। तो अगर हम इस सीमा को तय नहीं करें, उनको अपनी रुचि का साहित्य पढ़ने दें, तो पाठकों की संख्या वापस आ जाएगी और किताबों में उनकी रुचि वापस आ जाएगी। तो यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम केवल डिजिटल माध्यम को या वातावरण को या नई पीढ़ी को दोष देकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। किताबों में जो रुचि कम हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी उत्तरदायी हैं। वो ऐसा करते हुए हमें नहीं देख रहे हैं, इसलिए उनके अंदर ये आदतें नहीं आ रही हैं। अर्चना जी, कम एक हो रही। पुरानी कहावत है कि दर्द में ही बेहतरीन कहानियां निकलती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं?
क्या एक खुश इंसान अच्छा लेखक नहीं हो सकता? इसके बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। अर्चना जी, एक पुरानी मेरे विचार से दोनों बातें ही सही हैं। दर्द सृजन का प्रमुख उत्प्रेरक है, इस बात को मैं भी मानती हूँ। जब हम दुखी होते हैं, किसी बात से परेशान होते हैं, तो अपने बहुत करीब होते हैं और उस समय कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। वही सृजन है। केवल लेखन ही नहीं, दूसरे प्रकार के सृजन भी जो दर्द की अवस्था होती है, उसमें हमारा मन हमें सुझाता है ताकि हम उन परिस्थितियों से बाहर आ सकें जिन्होंने हमें परेशान किया हुआ है। परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति भी अच्छा लेखक हो सकता है अगर वो दूसरे के दर्द की अनुभूति करना जानता है। दूसरों को परेशान देखकर अगर वो उसके मन में संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं तो वो भी बहुत अच्छा लेखक हो सकता है। भविष्य की योजना की बात करें तो आने वाले समय में आपकी कलम से क्या नया पढ़ने वाले हैं, और साथ ही हिंदी लेखक परिवार के साथ जुड़ने का आपका ये अनुभव कैसा रहा? भविष्य की योजना मैं की आपको बताना चाहती हूँ सविता जी, मेरा लेखन योजनाबद्ध कभी नहीं रहा है। ऐसा कभी सोचकर नहीं रखा मैंने कि मुझे लेखन में ये काम करना है। जो भी माँ सरस्वती का आदेश रहा, उस समय मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वही लेखन के रूप में प्रस्तुत हुआ। भविष्य में मैं इतना अवश्य चाहती हूँ कि उपन्यास विधा में और काम करूँ। उसका कारण है कि कहानी लिखते समय कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चरित्र हैं जिनका चित्रण हम पूरी तरह से कहानी में नहीं कर पाते हैं। हमें एक घटना तक सीमित रखना पड़ता है या कुछ घटनाओं को जोड़कर एक कहानी का रूप दे दिया जाता है। कुछ चरित्र ऐसे हैं कि जिनके चित्रण के लिए बहुत लंबी कहानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे चरित्रों के लिए, उनके चरित्र चित्रण के लिए, उनकी प्रस्तुति के लिए मैं उपन्यास विधा में और काम करने के इच्छुक हूँ। और अभी साल 2026 में मेरा पहला उपन्यास शबनम के शगुफे प्रकाशित होकर आने वाला है। दूसरा माफ़ी चाहती हूँ, दूसरा कविता संग्रह है राहें भी निकलती हैं पर्वतों से, प्रकाशित होकर आ रहा है। इसके साथ ही एक बाल कहानी संग्रह और एक लघु कथा संग्रह पर भी काम चल रहा है। हो सकता है इस साल के अंत तक या साल 2027 की शुरुआत में ये दोनों किताबें भी पाठकों के समक्ष आ जाएं। एक स्वर कलाकार के तौर पर मैं हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल से जुड़ी और अभी भी जुड़ी हुई हूँ। हिंदी लेखक परिवार से जुड़ने के बाद एक सकारात्मक परिवर्तन मैंने महसूस किया है। कई प्रतिभाशाली लोगों के संपर्क में आई हूँ हिंदी लेखक परिवार से जुड़ने के बाद, और एक मानसिक परिपक्वता मेरे अंदर आई है। इसके साथ ही एक सकारात्मक बदलाव आया है। काफ़ी मुखर हो गई हूँ हिंदी लेखक परिवार के साथ जुड़ने के बाद। पहले उतना नहीं बोलती थी, परंतु अब कहानियाँ पढ़ते पढ़ते एक प्रवाह आ गया है तो बहुत बोलने लगी हूँ। इसके साथ ही एक पाठक के रूप में भी मैं समृद्ध हुई हूँ। जो कहानियाँ हिंदी लेखक परिवार प्रसारित करता है अपने YouTube चैनल पर, उनको पढ़ने के लिए मुझे रोज ही पाठक बनना पड़ता है। लगभग रोज ही 1-2 कहानियाँ पढ़ती हूँ। तो एक पाठक के तौर पर भी हिंदी लेखक परिवार से जुड़ने के बाद मैं समृद्ध हुई हूँ। मैं अगर एक वाक्य में कहूँ तो हिंदी लेखक परिवार मेरे लिए साहित्यिक समृद्धि का एक माध्यम बना है, और मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ हिंदी लेखक परिवार को। उनसे जुड़ने के बाद एक लेखक के तौर पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। अर्चना जी, चलिए अब थोड़ा मूड बदलेंगे और ये हमारा रैपिड फायर राउंड है।
और इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं, बस जो दिल में आए वो बोलना है। नमस्कार। जी बिल्कुल, मैं एक शब्द में ही उत्तर दूंगी। लिखते वक्त क्या जरूरी है, चाय या एकांत? लिखते वक्त क्या लिखने जरूरी? के लिए सबसे अधिक आवश्यक है एकांत। लिखने अगर आप एक लेखक न होते तो क्या होते? नमस्कार। अगर मैं लेखक नहीं होती तो एक बेहतर इंसान होती। प्रेमचंद या गुलजार, एक शाम किसके साथ बिताना चाहेंगे? नमस्कार। प्रेमचंद या प्रेमचंद अभी नहीं है तो गुलजार साहब के साथ। आपके अपनी लिखी कौन सी ऐसी रचना है जो आपके दिल के सबसे करीब है? नमस्कार। आपके अपनी लिखी मेरी सभी रचनाएं मेरे करीब हैं। मैंने कोई भी रचना खाना पूर्ति के लिए नहीं लिखी है, इसलिए सभी करीब हैं। किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता। हाँ, जो रचना सबसे पहले प्रकाशित हुई वो अवश्य दिमाग में रहती है, मन में रहती है, परंतु मन के करीब सभी रचनाएं हैं। एक शब्द में बताएं, हिंदी आपके लिए क्या है? एक शब्द में बताएं। भाषा मेरे लिए भाव संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। वाकई आज आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे कि हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हों। आपके समय और अनमोल विचारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। नमस्कार। वाकई आज आप धन्यवाद सविता जी। हिंदी लेखक परिवार के सभी दर्शकों और श्रोताओं, साथ ही हिंदी लेखक परिवार का जो समूह है, जो अपनी टीम है, उसको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करती हूँ कि पुनः जल्दी मिलने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ अर्चना त्यागी जी। उम्मीद है कि आपको आज की बातचीत पसंद आई होगी। अगर आप भी साहित्य प्रेमी हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे हिंदी लेखक परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी और लेखक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। नमस्कार।